on digital space. Thank you so much, Manoj भैया. I mean, it's a pleasure to have आप लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मनोज भैया के प्लेटफॉर्म पे आना होता है तो ऐसा लगता है कि मनोज भैया ने तो इतना हम सबको दिया है. मैं पहले दिन से मतलब जो लाइफ के प्रति उनकी रुझान है, क्योंकि चाहे ओपन मीटिंग का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कहीं. मेरी आवाज क्लियर है, राइट? क्लियर, आवाज क्लियर एकदम. ओके. सो मैं तो हमेशा से उनका फैन रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लीडर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि लाइफ के प्रति भी बात करते हैं, लाइफ के समझ के प्रति भी बात करते हैं. और उन्होंने पहले दिन से इस विषय को पकड़ा है. तो इनफैक्ट इट इज़ माय प्रिविलेज एंड ऑनर. और जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो एक एक पल, चाहे वाराणसी में उनके साथ मैंने सानिध्य में रह के उनसे जो सीखने का मुझे मौका मिला, चाहे जब वो मुंबई आए थे तो उनके साथ जो सीखने का मौका मिला. और मैं स्पेशली इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी को उन्होंने शुरुआत किया है उसकी बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया को. ये आई मीन इट्स अ वेरी बहुत बड़ा अप्रोच है लाइफ के प्रति, क्योंकि ना ये कम्युनिटी का बेसिकली काम क्या होता है जानते हैं? वो आपको अपने आप से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हैं. और आज कई बातें मैं जो कोशिश करूँगा, जो ईश्वर दिमाग में देगा, मैं इसके थ्रू बताने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, जो भी मैं अब तक कच्चा पक्का सीख पाया हूँ. क्योंकि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं माहिर खिलाड़ी नहीं हूँ. और कई बार ऐसे विषय पे बात करते हुए भी, क्योंकि जब मैं खुद भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इस पर बोलने के लिए जब कहा जाता है तो थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता हूँ. लेकिन जैसे भी है आप लोग मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा. बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ना मैं आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ. बेसिकली आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरा जो पावर स्ट्रेंथ जो है ना वो मेरा आईटी बैकग्राउंड है. और आईटी बैकग्राउंड में भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के तारीख में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है डेटा. और क्या हो जाता है, मैं आपको ना अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. ये जो डेटा होता है ना, पूरी दुनिया आपके डेटा के पीछे लगी हुई है. पूरी दुनिया आपके डेटा के पीछे लगी हुई है, लेकिन आप अपना डेटा भूल गए. आप कितनी देर के लिए मोबाइल ऑन करते हैं, आप वो मोबाइल में किसको पेमेंट करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, कौन सा स्क्रीन खोलते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कौन सा एडवर्टाइज ज़्यादा पसंद है, कौन सा मूवी ज़्यादा पसंद है, कौन से वेबसाइट्स पे ज़्यादा जाते हैं, हर एक चीज़ को कोई तो कैद कर रहा है. और जानते हैं, कैद करने के बाद कोई उसको बेच भी रहा है कि ये व्यक्ति को ये चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसको मैं बेचने को तैयार हूँ. आप जानते हैं गूगल यही काम करता है. आपके सारे डेटास को वो कैद करता है. आपको याद नहीं होगा पिछले 10 साल में आप कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन अगर आप इंडिया का मैप रख दो ना, गूगल आपको बता देगा इतने टाइम पे आप ये टाइम पे पिछले साल यहाँ थे. इनके साथ आपका फोटो दिखा देगा, आप यहाँ रहे. वो एक ऐसी ऐसी चीज़ों को वो कैद कर लेता है. और इसलिए गूगल दूसरों को बेचता भी है. जो लोग कंपनियां आती है ना कि नहीं मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, मुझे अपने सर्विसेज बेचना है, तो गूगल उनको बेचता है. मेरे पास इतने लोगों का डेटा है और तुम्हारे टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले ये मेरे कस्टमर से जाओ. और वो करोड़ों में डील करता है. आपके डेटा का करोड़ों में डीलिंग होता है. आपके डेटा को कोई एक एक पल के लिए कैद करता है. लेकिन विडंबना देखिए, आप अपनी डेटा को कैद करते हैं क्या? आपको पता भी है कि आपके पास आपका खुद का डेटा है जिसका कितना वैल्यू है? दुनिया ने तो करोड़ों की वैल्यू लगा ली, लेकिन आपने 1 रुपए का मोल नहीं लगाया. तो मैं जो भी बात करूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि जिस फील्ड से आता हूँ मेरा वही तर्क वितर्क रहेगा. कोशिश करूंगा जो भी ईश्वर दिमाग में डाले मैं बात करूंगा. और जब डेटा की बात करूं ना तो समय बदल गया. बिकॉज आई एम द लकीस्ट पर्सन की जो ना मैंने अब समझो मैं अपने 40s में चल रहा हूँ, लेकिन मैंने ना वो जमाना भी देखा है कि जब बैलगाड़ी पे चलते थे, मेरा बचपना. और वो जमाना भी देखा हूँ कि अब बुलेट ट्रेन की भी बातें हो रही हैं, चांद पे भी जा रहे हैं. तो मैंने ना वो ट्रांजिशन पीरियड देखा है. और उस ट्रांजिशन पीरियड में ना एक वक्त था कि लोग सफल जानते हैं क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं था.
जिसके पास डेटा होता था ना वो सबसे रईस आदमी हुआ करता था। और आज जानते हैं लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हद से ज्यादा डेटा है और क्या प्रोसेस करना है यही पता नहीं है। आप समझ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड नाउ? देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ डेटा एंड नाउ दैट इज ओवर एक्सेस ऑफ डेटा। कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? हैंड रेस करो। मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूंगा। मैं लेक्चर वगैरह देना मुझे नहीं पसंद आता है एक्चुअली। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। आपका चेहरा बहुत अच्छा है, मतलब आप लोगों ने अपना जो डिस्प्ले पे भी लगाया, आप कितने खूबसूरत लगते हैं। तो सामने जीते जागते दिखो ना। फोटो तो पता नहीं, फोटो तो अलग जगह लगाए जाते, राइट? जानते ना फोटो या फोटो पे हार कब चढ़ता है? तो हिलोगे तो लगेगा जिंदा हो। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज आई ऑलवेज फील कि सारा खेल डेटा का है। और जो मनोज भैया ने जो इनिशिएटिव लिया है या इनकी जो कम्युनिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर डेटा। दो तरह के डेटा होते हैं। हम लोग फ्रंट एंड डेटा पे बहुत काम करते हैं, फ्रंट एंड काम करना। लेकिन जानते हैं आपकी सफलता का रहस्य कहाँ पे है? बैक एंड डेटा पे होता है। और बैक एंड यानी सबकॉन्शियस, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी। और जब तक जिसका बैक एंड डेटा अच्छा नहीं होता है ना, फ्रंट एंड आप कितना भी इंप्रेसिव बना दो, बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो कोशिश आज से हम सबको ये करना है कि अपने डेटा को मॉनिटर करने की कोशिश करो। आई मीन सो थैंकफुल टू मनोज भाई कि वो इस लेवल पे इस तरीके से काम करते हैं, राइट? और दिक्कत ये हो गई है आज की तारीख में कि मैंने एक चीज ये भी देखा है कि किसको फॉलो करना है यही नहीं पता है। कोई कुछ किताबें पढ़ने लग गया है, कोई किसी यूट्यूब को सुनने लगा है, कोई किसी इंस्टाग्राम को सुनने लगा है। और रोज गुरु चेंज हो जाते हैं। कल को कोई और पसंद आया तो आज इसको समझो 1 महीना तक सुना, फिर 4 महीने तक किसी और को सुना, फिर 2 महीने तक किसी और को सुना। मतलब एक गुरु है ही नहीं अब किसी का। मतलब जो पसंद आ गया वो गुरु है, जो आपको सही बताए वो गुरु नहीं है, जो पसंद आ गया वो गुरु है। और ये सब विध्वंस जो कर रहा है वो डेटा कर रहा है। तो मैं तो आप लोगों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, जो आपको सही बताए उसको गुरु मानो। जो आपको खुश करने के लिए बताया वो आपका गुरु हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो आपको खुश करने में लगा है तो उसमें उसका निजी स्वार्थ है ना, उसमें आपका क्या है इसमें? सो फर्स्ट थिंग इज, और ये तो मैंने मनोज भैया के शब्दों में भी सुना है और बहुत अच्छे से मैं इसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, काफी हद तक सफल भी हो रहा हूँ, कि एक चीज का अंतर करने की कोशिश कर लीजिए कि प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क क्या होता है। जो भी चीज आपको ना थोड़ी देर के लिए खुशी दे देती है ना, उसमें उलझा मत करो। कहते हैं ना कि अगर आप किसी वजह के साथ हंसते हो तो वो वजह खत्म होते ही आपकी हंसी भी चली जाएगी। लेकिन अगर आप बेवजह हंसते हो तो आप हमेशा हंसते रहोगे। तो हर चीज के लिए वजह मत ढूंढा करो, है ना? तो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है ना कि वो जब आप अपने डेटा को प्रोसेस करने लगोगे, अपने आप को पहचानने लगोगे ना, तो आप आस्ते आस्ते वो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं तो फिर आप ना प्लेजर के लिए दूसरों के डेटाओं को ढूंढोगे। 1 मिनट का इसका वीडियो देख लिया, बड़ा अच्छा लगा, फिर चिड़चिड़े हो गए। 5 मिनट के लिए उसका देखा, बड़ा अच्छा लगा, फिर चिड़चिड़े हो गए। फिर ये गाना सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, फिर चिड़चिड़े हो गए। तो ये प्लेजर, 2 मिनट का प्लेजर, 5 मिनट का चिड़चिड़ापना, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। हैप्पीनेस तभी मिलेगा जब आप अपना डेटा पे काम करोगे। और अपना डेटा क्या है, जो मनोज भैया ने बताया वही ना, कि अगर आप लाइफ के अलग अलग एंगल को पकड़ पाओ, सोशल एंगल होता है, स्पिरिचुअल एंगल होता है, इमोशनल एंगल होता है, फिजिकल एंगल होता है, फाइनेंशियल एंगल होता है ना?
अलग अलग एंगल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए ना एक प्लेटफॉर्म की बड़ी जरूरत होती है। एंड व्हाट अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म वी स्टार्टेड क्रिएटिंग। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इतना सफल हो, इतना सफल हो, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात ही नहीं है, इसमें तो इंसानियत की बात हो गई है। सबको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, राइट। और क्या होता है ना, हैप्पीनेस, प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस की बात करूं तो एक चीज मैंने जो पिछले 3-4 साल में मैंने सीखा, वो है कि जब आप अपने आप से बात करेंगे, आज के तारीख में जानते हैं सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? आपको अपने आप के साथ बात करने का वक्त ही नहीं रहा आपके पास। कितने लोग अपने आप के साथ बातें करते हैं? हाथ उठाओ। चलो अच्छी बात है, कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से भी कच्चा पक्का मैं करता हूं मैं बताऊंगा, अगर उसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ फर्क पड़ता है तो ट्राई करिएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा शांति अपने आप से बात करने से मिलती है, और उसी को मेडिटेशन भी बोलते हैं। मेरा मेडिटेशन कोई योग नहीं है, वो सब हाई फंडू चीजें हैं। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एकदम सिंपल बातें करता हूं। मेरा मेडिटेशन एक ही है, अपने आप से बात कर लो। अगर आप अपने आप से बात कर लिए ना, वही सबसे बढ़िया मेडिटेशन। और दूसरी बात है कि सही समय पे बात करा करो, है ना। बोलते हैं ना, जब दुनिया में पोल्यूशन का लेवल कम हो, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो, साउंड पोल्यूशन का लेवल कम हो, और प्रकृति भी अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हो, और ऐसे टाइम पे अपने आप पे बात करो तो ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये टाइम कौन सा होता है? सुबह का टाइम। ऑक्सीजन इज फुल, कॉस्मिक रेज अपना पूरा अच्छे से काम करती हैं, नेचर अपना पूरा अच्छे से काम कर रहा है, साउंड पोल्यूशन एकदम कम है। और अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह से शांत रहते हैं, सिर्फ सतोगुण ही एकदम हाई लेवल पे चलता है। रात को जागना तो बंद ही कर दो आप लोग। कोई ऐसा है जो रात को 11 बजे के बाद भी जागता है? और जानते हैं आपका समय कौन लेता है 11 बजे? दूसरे लोगों का डेटा। अपने लिए तो आप जागते ही नहीं ना 11 बजे के बाद, कोई नहीं जागता अपने लिए। हार्डली 1% लोग जो मिशन पे लगे होंगे ना लाइफ में कि कुछ करना है, वही जागते हैं। बाकी 11 बजे के बाद सब दूसरे का डेटा जागता है। कई बार सवाल खड़ा होता है कि हमने मोबाइल को खरीदा है कि मोबाइल ने हमको खरीदा है ना। मोबाइल की कीमत 10,000 15,000 लगाया, लेकिन बाद में पता चला कि मोबाइल ने हमको खरीद के हमारी कीमत 10-15 हजार की लगा दी। क्या हमारी कीमत 10-15 हजार की रह गई? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि स्पेंड टाइम विद सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा आयाम है कि जब आप अपने आप से बात करने लगो। और एक कहावत ये भी है ना, खास करके ऐसी कम्युनिटीज को मैं बहुत ज्यादा इसलिए भी प्रेफर करता हूं कि एक कहावत है कि फाइंड योर वन थिंग विच कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अदरवाइज यू विल कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग विच विल लैंड अप टू नथिंग। अर्थ समझे इसका कि नहीं? ट्राई टू फाइंड योर वन थिंग विच कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अदरवाइज, हिंदी में बोलता हूं, कोई ऐसा एक चीज करने की कोशिश करिए जो हर चीज का ध्यान रख सके। नहीं तो आप वो हर चीज करने की कोशिश करोगे और एक का भी ध्यान नहीं कर पाओगे। और ऐसे टाइम पे अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी कम्युनिटी जहां पे इस तरह से कि आपके स्वास्थ्य की भी बात की जा रही है, शारीरिक नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात की जा रही है, आपके आध्यात्म की भी बात की जा रही है, आपके फाइनेंस की भी बात की जा रही है, आपके सामाजिक विवरण की भी बात की जा रही है। आई मीन व्हाट अ वे, आई मीन इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप लोग बहुत नसीब वाले हैं जो ऐसे कम्युनिटी में आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि मनोज भैया के पेज पे आना आपके लिए एक तपस्या होगी, क्योंकि कई बार जब नहीं समझ में आएगा ना तो यही सारी चीजें तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जब समझोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। उनके पेज पे आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समय लगता है। ये एक प्रकार की सिद्धि होती है।
पुराने जमाने में शक्तियां होती थी ना, अरे इनके पास ये सिद्धि प्राप्त है, वो सिद्धि। आजकल कलयुग में वो सब गया, टाइम गया कि कोई ऐसा करेगा तो तुरंत आग निकलेगा, वो सब नहीं। आप सुबह सो के उठने लगे जल्दी समय से, वो भी एक सिद्धि है। आप जल्दी सोने लगे, वो भी एक सिद्धि है। वो शक्ति है आपके अंदर, सबके बस का काम नहीं है। आप अपने आप से बात करने लगो, ये तो सबसे बड़ी सर्व सिद्धि है। So don't expect some enlightened spiritual powers to come in your life. It will never happen. यही सबसे बड़ी पावर्स है। मैं पता नहीं विषय से विषय कहाँ मेरा जा रहा है। मैं तो कई बार आई डोंट नो, किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक, आप जानते हैं आध्यात्म में कहा जाता है कि गुरु का काम है भगवान से मिलाना। गुरु का काम ये नहीं है कि हमारे लिए भगवान से बात करना। आजकल लोगों को मैंने देखा है, तो इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी वो सुनते हैं, तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? उनकी सुनते हैं, तुम्हारी क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप से बात करना शुरू किया। और जब ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करोगे ना, तो एक हम लोग बोलते हैं डीपीडब्ल्यू इफेक्ट। डीपीडब्ल्यू मतलब मेंटली तैयार लो। पहले ना डिस्कम्फर्ट में ये सब चीजें करना पड़ेगा। क्या अचानक से ये सब होने लगेगा? नहीं, बॉडी रेजिस्ट मारेगा, मन रेजिस्ट मारेगा। डिस्कम्फर्ट में जाना, फिर प्रोएक्टिवली अपने आप को आगे बढ़ा के रखना। हमेशा मन करेगा नहीं नहीं, कल कल कल, फिर विल पावर को एंगेज करना, इसको बोलते हैं डीपीडब्ल्यू इफेक्ट। तो कोई भी चीज जब आप सिद्धि की तरफ बढ़ोगे ना, ये कलयुग वाले सिद्धियों की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, तो ये डीपीडब्ल्यू इफेक्ट का टाइम यूज करना पड़ेगा। कई बार एक बड़ा सवाल भी आता है कि क्या ये सब करने से क्या फिर सब चीज मोह माया त्याग देना पड़ेगा? नहीं, कौन बोला त्यागने के लिए? उल्टा, मैंने एक किताब थी अनपोस्टेड लेटर्स, मैंने उसमें पढ़ा था, बड़ा सुंदर से कहावत था कि बोलते हैं ना, रास्ते पे 500 का नोट पड़ा हुआ है और एक शराबी जा रहा है, और वहीं पे एक ईमानदार आदमी जा रहा है। बताइए किसको 500 का नोट उठाना चाहिए? लोग बोलेंगे नहीं, शराबी उठा लेगा, लेकिन वो किताब कहता है कि ईमानदार आदमी को वो 500 का नोट उठाना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसकी नीयत साफ है तो वो गलत जगह यूज नहीं करेगा, लोगों के परोपकार में यूज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी है तो आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि आपकी नीयत खराब है ही नहीं, तो आप सबके काम आएंगे ना, आप अपने लिए रखेंगे ही नहीं। लेकिन जो ईमानदार लोग, नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये सबसे दूर रहना चाहिए ना, आपको ज्यादा करना चाहिए सर। बेस्ट एग्जांपल जानते हैं कौन है? वॉरेन बफेट। लगातार 25 साल से वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों में उसका नाम है। आज भी गाड़ी में ड्राइवर नहीं रखा है, खुद गाड़ी चलाते हैं 80 के एज में, लेकिन पता नहीं 700 से ज्यादा एरोप्लेन है उनके पास। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज भी ना 2 कमरे के घर में रहते, बोलते जो मेरे साथ जरूरी है ना वो मैं उतना रखता हूं। दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ है, लेकिन मुझे वो सब नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप स्पिरिचुअल है ना, तो ये स्पिरिचुअल का मतलब है बिकम सो मच सक्सेसफुल दैट यू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, यू टेक केयर ऑफ द कंट्री, यू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। अपने लिए कुछ नहीं करना, दुनिया को दिखाने के लिए भी नहीं करना, लेकिन दुनिया के लिए करना। और दूसरा क्या होता है ना कि लास्ट टाइम में मैंने बात किया था, कई बार लोग पूछते हैं कि सब हम करना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी कहां से आए, वो मानसिकता कैसे बने? तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छा विषय छेड़ा था। बोलते हैं ना कि हमेशा ना जिंदगी के 3 आयाम होते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल, और एक होता है स्पिरिचुअल। फिजिकल यानी आप बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिकल मतलब आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स, और स्पिरिचुअल मतलब आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स को जो सही एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, वो होता है स्पिरिचुअल। आपको पता है आपके हर थॉट्स में एनर्जी लगता है। जानते हैं, जो आदमी बहुत मेहनत करता है वो नहीं थकता है, जो बहुत ज्यादा सोचता है वो थकता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं थका हूं, और पता लगा दिन भर कुछ किए ही नहीं, फिर क्यों थक गए? क्योंकि आपके इमोशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन।
वही तो इमोशन है। एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अचानक से मैं ना आपको कैडबरी, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब का मैं अगर नाम लेता हूं तो दिमाग में कौन से फीलिंग्स आते हैं? मिठास, यमी, ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं। अचानक से अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ दिया जा रहा है बेवजह से, आपके दिमाग में कौन से फीलिंग्स आते हैं? दया की भावना आती है। अचानक से आप मिर्ची या कोई भी जहर, ये सब चीज, तो अचानक से तीखापन का भावना आना है। यानी हर थॉट्स के साथ ना एक कैरेक्टर होता है, हर थॉट्स के साथ एक एनर्जी होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि दिन भर कुछ किया भी नहीं फिर भी थक गए। अरे सोच सोच के थक गए। करने वाला आदमी के अंदर तो ज्यादा एनर्जी आ जाता है। इसीलिए मुझे वो याद है कि लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था और भैया चाह भी रहे थे, तो कोशिश कर रहा हूँ जितना भी लाइब्रेरी में आ जाए मेरे। एक बार ना हम एक मीटिंग करने जा रहे थे हमारे ऐसी संस्था के लिए, और अचानक से ना हमारा इलेक्ट्रिक का स्विच बोर्ड था तो वो जल गया। तो हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, ये जला क्यों हो। तो तीन तर्क हो सकते थे। पहला तर्क कि या तो वो बल्ब, या तो उसका कॉइल जल गया होगा, वो फिजिकल आयाम हो गया। दूसरा तर्क क्या हो सकता है? या तो उसके वायर कट गए होंगे, कनेक्शन छूट गया होगा, साइकोलॉजिकल आयाम हो गया। या तीसरा तर्क क्या होगा कि उस वायर से करंट ही पास नहीं हो रहा होगा। वो कौन सा आयाम हो गया? स्पिरिचुअल आयाम हो गया। तो आपके लाइफ में जब कोई ऐसी घटना घटती है ना, तो ये तीनों आयाम में आपको चेक करना है। लेकिन एनर्जीज को ठीक कैसे किया जाए, हाउ टू, बोलते ना, अपने एनर्जीज को ठीक करने का तरीका क्या है? तो मुझे तो हमेशा वही होता है ना कि इसको मैं जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, इसको प्लीज आप रिलीजन से मत जोड़िएगा, बट आई फील दैट इज द बेस्ट थिंग कि इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज, तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे 3 शब्दों में कहा था। क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और लास्ट है संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम का मतलब क्या? बुद्धम शरणम। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, जिसके सानिध्य में आप हो, जिसके समर्पण में आप हो? क्या होता है, एनर्जीज को ठीक करने का यही तरीका है। आध्यात्म में बताया था गुरु, लेकिन अब ठीक है, वो तो अब आजकल तो लोग हर चीज को लॉजिक से चेक करते हैं ना। इमोशंस मतलब आध्यात्म हो गया, और आज साइंस मतलब लॉजिक। तो या तो आपके पास कोई ऐसा हो, या तो फिर गुरु की बातें हो। धम्मम यानी उसके एनर्जीज, और उसके एनर्जीज कहां पर होते हैं? उसके कहे हुए बातों में, उसकी किताबों में होते हैं। आजकल देखो किताबों में वो एनर्जी, कुछ किताबें में है जिसकी एनर्जीज आज तक हैं, और कुछ किताबें जिसकी एनर्जीज खत्म हो गई हैं। आज के तारीख में कोई भी स्पीकर जब लिखता है कोई भी किताब, तो उसको ना 2 साल के बाद वापस वही किताब को वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 क्यों निकालना पड़ रहा है? उसको पता है कि लोग अब उसको पढ़ना कम कर दिए। लेकिन कुछ किताबें हैं जो आज तक कम नहीं हुई, जिसका एनर्जी अभी भी उतना है। कौन सी किताबें हैं वो? आप गीता की बात करो, आप रामायण की बात करो, आप कुरान की बात करो, आप बाइबल की बात करो, उसकी एनर्जीज कम हुई क्या आज तक? 5000 साल पहले लिखी गई। तो पहला तो है कि अगर कोई स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है तो उसके सानिध्य में जाओ, या तो उसके कहे हुए किताबों या बातों में जाओ, और या तो संगम, यानी जहां पे ऐसा माहौल बन रहा है वहां पे जाओ। ये माहौल वही है, अपने आप में है। आपको कोशिश करना चाहिए। हर बार एक से एक स्पीकर्स यहाँ पर आते हैं जो इस चीज को इतना इनलाइटेंड कर रहे हैं। मेरा ये हमेशा से मानना है कि आप कभी भी, बोलते हैं ना कि व्यक्ति बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर सिद्धांत नहीं बदलते। एसोसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप चाहते हो ना कि आपके अंदर का, बोलते ना, टू फाइंड द जीनियस अंडर यू, यू हैव टू सिट विद द जीनियस अराउंड यू। आपके अंदर का बेहतर ढूंढने के लिए आपको अगल बगल के बेहतरों के साथ बैठना पड़ेगा आपको। बुद्धम धम्मम शरणम।
ये तीन का कितना गजब का अर्थ है। और क्या होता है ना कि लाइफ को इजीली मत लो। मैं इसको ना मेडिटेशन की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि लाइफ को अगर आप इजी लोगे, जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ के मामले में अगर कोई चीज कुछ कर रहा है उसको करने की कोशिश करो। मेडिटेशन के मामले में कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू रन अवे। बहुत सुंदर सा लाइन कहीं, पता नहीं, मैंने सुना कि जो टफ सिचुएशन है ना वो स्ट्रांग लोगों को पैदा करता है। जो स्ट्रांग लोग जब बनते हैं ना तो वो इजी सिचुएशन को पैदा करते हैं, इजी लाइफ बना देते हैं। इजी लाइफ जो है ना वो वीक लोगों को पैदा करते हैं, और वीक लोग वापस टफ सिचुएशन को पैदा कर देते हैं, और इसी में 3 जनरेशन निकल जाता है। अगर ये 3 जनरेशन को आपको बचाना है ना तो कहीं ना कहीं ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। टफ सिचुएशन क्रिएट स्ट्रांग पीपल क्रिएट्स easy time create weak people, and weak people once again create tough situation, और फिर tough situation once again create strong people। 3 जनरेशन चली जाती। हमारे दादाजी थे, परदादा थे, बेचारे 50-50 किलोमीटर पैदल चला करते थे, ये करते थे, उनके लिए नॉर्मल था, मेहनत करते हर चीज का। लेकिन फिर हमारे पिताजी आए, बोले नहीं मेरे बेटे को मेहनत नहीं करना पड़े, तो उन्होंने थोड़ा सा, स्ट्रांग लोगों ने इजी टाइम्स लाने की कोशिश की। मेरा बेटा ट्रेन में चले जाए, मेरा बेटा गाड़ी में चले जाए, मेरा बेटा इसमें चले जाए। और फिर हमको क्या हो गया, इजी टाइम्स ने क्या बना दिया, वीक। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा मर्सिडीज में चला जाए, मेरा बेटा आराम से लेट सो के उठे, और उस चक्कर में मेरा बेटा कंप्लीट कर गया, और फिर उसने सेशन किया कि उसके पोते पर पोते को फिर से स्ट्रांग बनना पड़ा। तो आज की तारीख में ना वॉरियर्स की बड़ी जरूरत है। तो कहीं पर भी ना मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली अगर वॉरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं ना, तो मैं ऐसे संस्थाओं को बहुत साधुवाद देता हूं। राइट। और जब बारी आ जाती है मेडिटेशन की, तो मैं जो करता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, मेरा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मेडिटेशन में व्हाट आई फील इज ना, पहला काम ना, तो आप खाली बस बैठने की शुरुआत करो। जस्ट ट्राई टू सिट। क्या एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। बॉडी रेजिस्ट करेगा, उठोगे तो बॉडी बोलेगा थोड़ा लगेगा, 15-20 दिन, 1 महीना करोगे तो बॉडी को आदत पड़ेगी। तो पहले तो कोशिश करो, जितना भी टाइम लगे। मुझे तो बहुत टाइम लगा था, बट मैं करता गया, कच्चा पक्का करता गया, भगवान ने तो यश दिया। तो सबसे पहला काम इज ट्राई टू सिट। दूसरा काम है, जब आपको बैठने की आदत हो जाए, बोलते हैं ना वो अलग अलग ऊर्जाएं जब एक्टिवेट हो जाती हैं, तब ट्राई टू थिंक व्हाट टू थिंक, डोंट थिंक। क्या सोचूं? जो मन में आए वो सोचो। कुछ लोग बोलते हैं सुबह सोचता हूँ सब नेगेटिव ही आता है, आने दो। तो थोड़े दिन आने के बाद फिर क्या करने का, ट्राई टू मॉनिटर योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स है ना, एक छोटा सा डिसीजन लो कि रोज, आज मैं अगर आधा घंटा बैठा था तो मेरे दिमाग में 3 ऐसी कौन सी चीज है उसको मैं पेपर पे लिखूंगा। 10-15 दिन उसको मॉनिटर करो, फिर आपको पता चलेगा कि हार्डली 7-8 चीजें हैं आपके लाइफ में जो आप रोज बार बार वही हॉन्ट होता है, वही सोचते हो, फिर वही सोचते हो, फिर वही सोचते हो, जिंदगी निकलते चली जा रही। एंड जस्ट बिकॉज कि वो अनआंसर्ड है, आप परेशान हो रखे हैं। उसी को हम बोलते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, MCM, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है। तो जब आप अपने थॉट्स को लिख लोगे, तो थॉट्स को क्या करना है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है, आप बहुत इजी लाइफ जीना शुरू कर दोगे। जब आप अपने थॉट्स को लिख लोगे, तब क्या होगा ना, तब वो थॉट्स 3 कैटेगरी में डाल देगा। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिनका मेरे लाइफ से कोई संबंध नहीं है। एक को, सारे थॉट्स को कैटेगराइज करो, विच आर द थॉट्स विच हैज नो रेलेवेंस टू माय लाइफ। सेकंड कैटेगरी है विच आर द थॉट्स विच हैज, जो मेरे लाइफ से जिसका रेलेवेंस तो है लेकिन मैं उस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। और तीसरा है कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिसका मेरे लाइफ से रेलेवेंस तो है और कंट्रोल भी कर सकता हूं।
3 कैटेगरी में अपने थॉट्स को डालिए और फिर ना एक डिसीजन ले लिए कि आज जो मैं फैसला लूंगा ना, इसमें मैं टिकने की कोशिश करूंगा। फैसला का मतलब कुछ ऐसे थॉट से जिसका आपके लाइफ से कोई संबंध ही नहीं है, और आपने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद जब ये थॉट वापस मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा उस थॉट को, गेट आउट। लेकिन आपको उसको टिकना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा फिर आप वही सोचते बैठ गए। तो यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट डिसीजन कि ये थॉट, अब मैं ऐसे थॉट्स को एंटरटेन नहीं करूंगा। दूसरा जो होता है कि मेरे लाइफ से संबंध तो है पर इस पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो आपने देखा है, अफर्मेशन करना होता है, सेल्फ टॉक करना होता है, विजुअलाइजेशन होता है, वर्बलाइजेशन होता है, वाइटलाइजेशन होता है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं आजकल, अलग अलग लोग बात करते हैं। बेस्ट तरीका क्या है पता है? ऊपर वाले इसको से एहसान, ऊपर वाले से मांगना मत करो यार। मांगने वाले को जानते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मांगने वाले को? आप लोग ने म्यूट किया था लेकिन आपने सही चीज बोल दिया। मांगा मत करो, इसीलिए वो देता भी नहीं है। वो बोलता है जितना दिया उसकी कदर तो है नहीं, ये फिर मांग रहा है, जाने दो। लेकिन आप खाली इतना ही बोलना करो कि मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी, तुमने इतना दे दिया मेरे को। बोलता है ना, जब अपनी औकात से मांगोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, लेकिन जब वो अपनी औकात से देगा तो आप अंदाजा भी नहीं लगा दोगे कि कितना कितना देता है वो। मांगा मत करो यार। अभी इस ग्रैटिट्यूड के ऊपर बहुत अच्छी स्पीकर इसी प्लेटफॉर्म पे आके गई थी, वो उन्होंने कितना अच्छा बताया था प्रेजेंटेशन के साथ। मैं उस सेशन में मैं था। तो पहला चीज, मांगा मत करो। जाके ना, बहुत दिया यार, मेरी तो इतनी भी औकात नहीं, तुमने बहुत दिया है, देखो कितना देता वो। पता नहीं आज देखो क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। एक सुंदर सा कहावत है, या तो मेरी सोच बदल या तो मेरी फितरत बदल, या तो ऐसा कर कि मेरी किस्मत बदल। गर तुझ पे है मेरा इतना यकीन कि मेरा भी जवाब सुन, कि मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तो मेरी हकीकत बदल। समझे इसका अर्थ क्या होता है? कि मैं अपना ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू मेरी हकीकत बदल, क्योंकि मुझे तुझ पे इतना भरोसा है। लेकिन जब आप डाउट करते हो ना, अपने ऊपर डाउट करते हो, तो किसका इंसल्ट करते हो आप? जब आप अपने ऊपर डाउट करते हो तो आप किसका इंसल्ट करते हो? आपको लगता है कि आप अपना इंसल्ट कर रहे हो? आप उसके पैदाइश का इंसल्ट करते हो कि तुमने गलत चीज को पैदा किया। ये जितने भी गलत एनर्जीज होती ना, गिल्ट में जाना, सिंपैथी में जाना, जेलसी में जाना, रिग्रेट में जाना, ये सबसे दूर रहो। क्योंकि जब आपका समय आएगा और जब आपको आगे लेके बढ़ना हो, जब वो शुरू कर देगा ना, तो फिर सिर्फ आप ही आप रहोगे, कोई नहीं रहेगा। भरोसा तो करो। बच्चा भी पैदा होता है तो 18 साल इंतजार करते हो यार। सो मेरा मानना है कि मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, पहले बैठने की कोशिश करो, फिर थॉट्स को लाने की कोशिश करो, थॉट्स को मॉनिटर करने की कोशिश करो, थॉट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको थैंक्स 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 थैंक्स, और जो कंट्रोल में है उसके लिए काम करो। सोचना बंद करो, सोचने से थकान होती है। जो कंट्रोल में है उसके लिए काम करो। अब ये पता करो कि आपके कंट्रोल में क्या है ना? और क्या होता है ना कि एक एसएमएस सिस्टम होता है, हम अपने यहां बात क्या करते हैं, सोल माइंड सेंस, या सेंस माइंड सोल। शरीर में ऐसी कौन सी चीज है कि अगर वो निकल जाए तो सब खत्म हो जाएगा? वो है सोल।
लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस और प्रायोरिटी किसको देते हैं? सेंस और माइंड को। लेकिन कंट्रोल कौन करता है? सोल, आत्मा। सो देखिए, मैं क्या बोलने जा रहा था, कहाँ चला गया मैं? सॉरी। सो जो आपके कंट्रोल में है आप वो करने की कोशिश करो, और हो सके तो सोल को हावी होने की कोशिश करने दो, सेंस को हावी होने के। क्या होता है ना कि आपका शरीर जो है वो आपके मन के साथ नहीं रह सकता है, लेकिन आपका मन जो है वो आपके शरीर के साथ रह सकता है। स्ट्रेस जानते हैं किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। आप यहाँ पे इस समय बैठे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं आंख से देखता हूँ। क्या वाकई में आप आंख से देखते हैं? कई लोग बोलते हैं मैं कान से सुनता हूँ। क्या वाकई में आप कान से सुनते हैं? आंख से देख के भी अनदेखा कर देते हैं, कान से सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि माइंड उस वक्त वहां पे नहीं था। तो आप मन की आंखों से देखते हैं, आप मन के कानों से सुनते हैं। कई बार होता है ना कि आप कोई टॉपिक को इतने अच्छे से पकड़ लिए कि सब समझ में आ गया, और कई बार सब बाउंसर चला गया। तो क्यों? क्योंकि आपका मन वहां पे था ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आई वुड ऑलवेज से कि अपने आप से बात करो। मैंने देखा है सबसे ज्यादा शांत वो आदमी है, सबसे ज्यादा धैर्य, सबसे ज्यादा विश्वास उसके पास है जो अपने आप से बात कर रहा है। और अपने आप से जब वो बात करता है ना, तो उसके लाइफ के थॉट्स की क्लैरिटी आ रही है, मुझे क्या करना है। हमारे हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है, बहुत यंग बच्चा है, अब तो खैर ग्रोन अप है, लेकिन उसने बहुत अच्छा लाइन कभी तो भी बोला था कि जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़े ना, तो बाहर निकलते हुए सल्यूट करे। ये क्या शरीर मिला था यार! लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लो रोलर कोस्टर, ये वो मजा आ गया इसके शरीर में बॉस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, सल्यूट करके बाहर निकले। और किसी के शरीर से जब कोई आत्मा बाहर निकलेगी तो बद्दुआएं देते हैं। बताओ, इंसान का जन्म 84 लाख योनि के बाद इनको इंसान का जन्म मिला, और क्या किया इन्होंने? घर खरीद लिया, 2 बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, नौकरी कर ली, 40 साल हो गया, अब जा रहे हैं लद के। इसी के लिए पैदा हुए थे। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का फर्क यही तो है। आई रियली फील कि मैं, आप देखो, मैं बहुत ज्यादा, आप मेरे से सोचोगे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा बातें करूं। आई डोंट थिंक सो। आई स्पीक मोर। जो मुझे समझ में आता है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि टॉक टू योरसेल्फ। आपका विश्वास बढ़ जाएगा, है ना? और बाकी तो मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि कुछ लाइफ के डिसिप्लिन को आप बिल्ड कर सको। खाना कब खाना है, सोना कब है, के भी फॉर्मूला बोलते हैं ना कि कब बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं, क्यों बोलूं, कहाँ बोलूं। हो सके तो चुप रहा करो, उससे भी बड़ी शांति मिलती है। दूसरे को सुनने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। ये आई मीन, इस संस्था में जब मैं आया था तो 20 साल से ऐसे संगत, ऐसे माहौल में मैं हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे काम किया। क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मुझे इतने सिंपल तरीके से बताई गई कि मैंने अपने स्वास्थ्य पे बहुत काम किया। आप पता नहीं, आप कुछ लोगों ने मेरा पुराना पिक्चर देखा होगा, तो मैं आज से करीबन, अभी से जो अभी इस समय मेरा वजन है उससे करीबन 30 किलो ज्यादा हुआ करता था। तो मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छी इस संस्था ने काम किया। फिर मेरे फाइनेंशियल स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से मुझे जो चीज मुझे पसंद आया, जिस तरीके से मुझे पसंद आया, मुझे बताया गया। बोलते ना, एक कर्म के दुनिया में भी कुछ कर पाया। फिर
मेंटल स्वास्थ्य, आई मीन मेंटली बोलते ना, अपने आप को पहचानने की जो इतनी कवायद चल रही है, उसमें मेरे को बहुत यहाँ हेल्प हुआ। काफी ऐसे हमारे पास रिसोर्सेस भी हैं जिन्होंने भी आपको बुलाया है, आप उनसे समझने की कोशिश करो, है ना। अच्छा, दूसरा एक चीज और है ना, लोगों के चक्कर में मत रहना, क्योंकि मन जो है ना वो सोशल इंप्रेशन की तरफ दौड़ता है। वो देखो एसएमएस सिस्टम का याद आ गया, और जो आत्मा है ना वो स्पिरिचुअल इंप्रेशन की तरफ दौड़ता है। तो व्हाट इज सोशल इंप्रेशन, कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मैंने बोला ना, जो चीज टेम्पररी है, ये प्लेजर है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। आज की तारीख में आपको लगता है आज की दुनिया में लोगों को कुछ याद रहता है? एक जमाना होता था कि कोई किसी के ऊपर एहसान करे तो जिंदगी भर एहसान मानते थे, आजकल तो लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं। लेकिन ये ऐसी है, ये इसको कल युग ही इसीलिए बोला गया है। उसको बुरा नहीं मानते, ये युग ही ऐसा है। तो इसके बजाय सोशल इंप्रेशन पे ध्यान ही मत दो ना, स्पिरिचुअल पे ध्यान दे दो। एक साधु थे, नदी किनारे बैठे थे, और एक कोई तो भी कीड़ा था, उसने पानी में डूब रहा था, तो उसको बचाया, तो पत्ते से उसको जैसे जमीन पे लाया तो उसने काट लिया इनको। तो लेकिन काट लिया तो ये उसको माफ कर दिए, कुछ किए नहीं। वो फिर पता लगा गलती से पानी में चला गया, फिर उठा के लाए उसको, तो फिर काट लिया। 4 बार देखा, कोई बोल रहा था कि ये तो लगातार तुमको काटे जा रहा है, तुम फिर उसको बचाते हो। बोले यही तो मेरी समझ है, मेरा काम है लोगों को बचाना और माफ करना। हमारे गुरु हमेशा कहते हैं, जानते हैं आपको लाइफ में सबसे ज्यादा शांति कब आएगी? पहला चीज जब अपने आप से बात करोगे, और दूसरा चीज जब सबको माफ कर दोगे। कर पाओगे? बड़ा कठिन काम है। इतने लोग तो जी ही इसलिए रहे कि उसको तो नहीं छोड़ूंगा। और जैसे आपके दिमाग में आता है कि उसको करना है और उसको दिखाना है और उसको तो नहीं छोड़ना है, तो आप स्पिरिचुअल इंप्रेशन आपके पास है ही नहीं, आप सोशल इंप्रेशन में जी रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअली बहुत वीक हैं। माफ कर दो ना। माफ करने से ना आपका वजन देखो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, इतना हल्का आप महसूस करोगे। मत पकड़ के बैठो, जाने दो। आप आज तक इसलिए जी रहे हो क्योंकि किसी ने आपको माफ किया है। सोचोगे तो बहुत लोग आपको लाइन से खड़े नजर आएंगे जिन्होंने आपको माफ किया है। सो दूसरा, फर्स्ट थिंग इज फॉरगिव, सेकंड इज ग्रैटिट्यूड, एंड थर्ड इज कंपैशन। इफ यू वांट टू बी कूल, माफ करो। ग्रैटिट्यूड मतलब एहसानमंद हो जाओ, और कंपैशन मतलब थैंकफुल हो कि आपको किसी बड़े काम के लिए चुना गया है। राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे आप काम करिए, स्वास्थ्य पे आप काम करिए, अपनी समझ पे काम करिए, एंड बहुत सारे अलग अलग आयाम है जिसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं या समझ भी पा रहा हूं, आई डोंट नो। और लोगों की जो बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि सोशल इंप्रेशन जानते हैं क्या होता है? अपनी खूबियां पे तुम ध्यान दो, खामियां दिखाने के लिए लोग हैं ना। कोशिश करना है तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना ही देखना है तो ऊंचा देखने की कोशिश करो, नीचा गिराने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर की जुनून की चिंगारी इस कदर भड़का कि जलने के लिए तो लोग हैं ना। और प्यार करना है तो अपने आप से करो, नफरत करने के लिए बस एंजॉय करो, खुश रहो, थैंकफुल रहो, काम करो, टाइम निकालो, है ना। मैं एक चीज और कहूंगा कि जब
आप ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेंगे ना, तो आपने अपने लाइफ का जो भी आप काम करते हैं, एक बोलते हैं ना ट्रिपल डी बोलते हैं, एक डेडलाइन बना लो। जिस किसी भी लक्ष्य पे आप काम करें उसका एक डेडलाइन, कब तक मुझे पूरा करना है, और उस डेडलाइन पे फिर अपना डेटा पे काम करो। डेटा है ना स्वॉट एनालिसिस, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके थ्रेट क्या है। ट्रिपल डी बोलते हैं, एक डेडलाइन, फिर डेटा, और फिर डिस्कशन, डिसीजन कि मैं क्या करूं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास अगर कोई लाइफ में है जो आपको गाइड कर सकता है, उसके साथ आप काम करो। और ये सब करने के बाद ना उसको कोशिश करो कि पेपर पे उतार दो, टू डू लिस्ट बना के दिमाग को फ्री कर दो। देखो कितना मस्त रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। बोलते हैं ना सबकॉन्शियसली अपने आप को बिजी कर दो ताकि कॉन्शियसली फ्री हो जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी ने बहुत मेहनत करके तकलीफ उठा के सुबह उठने की शुरुआत कर दी। सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करने लगा, मेडिटेशन करने के बाद उसको अगर कोई अच्छी किताब पढ़ना है तो वो करने लगा, अपना टू डू लिस्ट बनाना है वो करने लगा, फिर वो बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने लगा, कुछ आध्यात्म में डालने लगा, फिर कुछ हेल्दी फूड, कुछ एक्सरसाइज, सब कर रहा है और सबके लिए उसने टाइम बना दिया और वो ऑलरेडी फीड हो गया, फिक्स हो गया। तो अब क्या है, वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली बिजी हो गया है। लेकिन कोई आदमी जब लेट उठता है तो सोचिए उसका दिन कैसा होता है। तो लेट हो गया तो चिड़चिड़ा के, अरे अब लेट हो गया, अब क्या करूं। अब वो सोचना शुरू हो गया, अब ये करूं, तो तब तक और चिड़ हो गया, अब वो करूं, अब वो करूं, और पता लगा तब तक 9 बज गया, काम पे भागना है। और पूरा दिन फिर कैसा फीलिंग रहेगा, क्योंकि आप सब। और एक चीज और मैं बता दूं, द पावर ऑफ द माइंड, बॉडी इज इन द पावर ऑफ माइंड। The power of the mind is in the power of subconscious mind, and the power of subconscious mind is in the power of subconscious belief, which has to be done on repetitive basis। मतलब कोई भी चीज सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले उसके लिए आपको थोड़ा दिन लगातार करते रहना पड़ेगा। आप सांस लेते हो तो सोचते हो क्या? आप जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आपको पता है आप मिनी कोमा के स्टेज में रोज जाते हैं। मेडिकली आप उतने देर के लिए मृत्यु घोषित किए गए हैं, लेकिन सुबह कौन आपको वापस उठा देता है? आपकी पलकें झपक रही हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, अपने आप गाड़ी चला रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खाना हजम हो रहा है। कौन देख रहा है सब चीजें? क्योंकि उसको वो आदत डलवा दी गई है। तो ऐसी लाइफ की आदतें डलवा दो ना, मेडिटेट करना, अपने आप से बात करना, टू डू लिस्ट बनाना, स्पिरिचुअल की तरफ जाना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, और अगर लाइफ में बोलते हैं ना कार्मिक दुनिया की तरफ बढ़ना है तो जो आपको बताया उसकी तरफ ध्यान देना, बहुत कुछ हेल्प होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना। आज अलग सी आभा होती है, जो लोग मैंने देखा है, जो लोग खुश होते हैं ना, मैं तो कई बार मस्ती में चिढ़ाता भी हूँ कुछ लोगों को देख के कि भाई आखिरी बार पिछली सदी में कब हंसे थे तुम? हंसना भूल गए लोग यार। कभी हंस भी दिया करो। आईने में इसलिए फोटो रोज देखते हो मैं कैसे दिखता हूँ, थोड़ा हंस के भी तो देख लिया करो। और बेवजह हंसने की कोशिश करो। जब 2-4 लोग बोले पगला गया है, हंसते रहता है, तब समझ लेना कि अब आप सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ बढ़ गए हो। ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। जब कोई बोले ना कि आई डोंट नो कुछ तो इसका ढीला हो गया, जब देखो हंसते रहता है, समझ लेना अब आप बढ़ गए आगे। तो आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मुझे तो हमेशा बोलते ना, जो दिमाग में आया, जो ईश्वरी प्रेरणा हुई, मैंने बात किया। आगे बढ़िए आप लोग, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई सारे विषय हैं, फिर समय देखो भगवान जब को बात कराएगा। तो मैं तो हमारे जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो गुरु हैं सुमित जी, उनको मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे लाइफ में नहीं आए होते तो इस लाइफ के आयाम को मैं नहीं पकड़ पाया होता। क्योंकि मैंने उनको हर चीज को जीते हुए देखा है ना। उनका जो चेहरे का रौनक है वो अपने आप से समझ में आता है कि वो स्पिरिचुअल हैं। शिकन नहीं किसी बात का, अपने आप से बहुत बातें करते हैं। कई बार उनके सामने जाके तब लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मनोज भैया को मैंने देखा है, कई बार बात करो तो बहुत कुछ समझ में आता है कि नहीं यार अभी तो बहुत बाकी है।
हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं डोंट ट्राई टू लुक रिच, बी रिच। उन्होंने काफी ऐसे रिसोर्सेस बना रखे हैं, उनकी बातों बोलते हैं ना कि या तो बुद्धम शरणम या तो धम्मम शरणम। धम्मम के शरणम के लिए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ बना रखा है, या तो संगम शरणम, उन्हीं की एक शाखा है जिसपे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं। और उसका नेतृत्व खुद मनोज भैया कर रहे हैं, जिसको इस विषय पे तो कितना अच्छी पकड़ है। आप लोग बहुत लकी हैं साहब। मनोज भैया, मुझे लगता है कि 5 बजने आ गया, मेरा समय समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रवण जी। और आज आपने 45-50 मिनट में जो बातें बोली है वो जीवन के लिए कितनी गहरी बातें हैं, उसको समझना हर व्यक्ति के लिए कितनी जरूरी है। और मैं तो मानता हूं कि आज जो चीजें बताया है इससे कम से कम हफ्ते में एक बार और 1 साल तक तो लगातार सुनना चाहिए। क्योंकि आपने जो शुरुआत की और बताया कि हमारा डाटा लेके लोग बेच रहे हैं और हमारा डाटा हमारे ही पास नहीं है, इतनी गहरी बात है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैं इसी चीज को फील करता हूं कि हम अपने आप को ही छोड़ दिए, और जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं ना तो हम वस्तु हो जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और यही से लाइफ में सारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आज आपने इतना कीमती समय निकाला, हम लोगों की याद दिलाई, हमें सेना से कृष्ण की तरफ हमारे चेहरे को मोड़ा, थोड़ा सभी को याद दिलाया। क्योंकि सेना तो जरूरी है, संसार तो जरूरी है, लेकिन कृष्ण का साथ छोड़ने के बाद वो सेना किसी काम की नहीं है। क्योंकि जीवन अपने आप में महाभारत है। और आज आपने इस थोड़े से समय में जो हमें हमारी याद दिलाई, हमें हमसे मिलवाया, हम सबको, उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं तो कई पॉइंट्स आपके लिखा हूं और दोबारा इसको फिर सुनूंगा, और सबसे निवेदन करूंगा कि जरूर सुनिए। क्योंकि यही एक चीज है, जब हम अपने डाटा को प्रोसेस करेंगे, अपने को जानेंगे। आपने कितनी बड़ी चीज कही कि उस एक को जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे, उस एक को कर लेंगे, केयर कर लेंगे तो वो सब कुछ केयर कर लेगा। ये सारी अल्टीमेट बातें हैं, और आज इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है समाज में, जीवन में। क्योंकि पहले जब हम बैठते थे तो पुराने जमाने में लोग इसी जीवन की बात करते थे, जीवन पे चर्चा करते थे, लेकिन आज हर चीज पे चर्चा हो रही है इसी को छोड़ करके। और इसीलिए इतने लाइफ में चैलेंजेस हैं। जो आपने वो बात बताई वो मिरेकल है कि टफ सिचुएशन, जो आपने पूरा वो चारों को लिंक किया, वो कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा सत्य है। अगर 3 जनरेशन को देखें तो पूरी की पूरी वो बात निकल के आ जाएगी सामने। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। अगर इन चीजों पे हम लगातार आएंगे, सुनेंगे, और ऐसे, मैं केवल इसी कम्युनिटी की बात नहीं करता हूं, मुझे तो कहीं भी साधुवाद मिल जाए, श्रवण जी जैसे लोग मिल जाए, और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत क्वालिटी वाले लोग हैं, हमें जौहरी बन करके ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें स्पेस कितना देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द जब ये YouTube पे आएगा लिंक तो आप जरूर सुनिए। और इस तरह की जैसे भोजन हम रोज करते हैं उस तरह ये हमारा डेली का खुराक है। और आप यकीन मानिए, मैं 2 घंटा ये खुराक रोज लेता हूँ। 2 घंटा मेरा भोजन छूट जाए चलेगा, लेकिन ये खुराक मैं नहीं छोड़ पाता। तो जोरदार क्लैपिंग से श्रवण जी को धन्यवाद अदा करते हैं। नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर मिलेंगे, फिर किसी टॉपिक के साथ, और फिर बातें करेंगे। और तब तक के लिए मैं कहूंगा कि हर दिन थोड़ा समय निकाल करके अपने आप को समय दीजिए, अपने को प्रोसेस कीजिए, अपने पे काम कीजिए। क्योंकि वो सारी शक्तियां भगवान ने हम सबके अंदर दी है, जिससे हम जीवन को हर पहलुओं को ऊपर उठा सकते हैं और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं।